नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर बदला मौसम, निचले इलाकों में बारिश और चोटियों पर हिमपात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से मार्ग बंद, यात्री परेशान। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान, हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस की टीम ने स्मैक तस्करों का किया गिरफ्तार। यूपी से मादक पदार्थ लाकर करता था सप्लाई। काशीपुर में पप्पी हत्याकांड का खुलासा, आरोपी ने कोतवाली में किया आत्मसमर्पण। मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। रुद्रपुर में हुई फायरिंग और मारपीट का मामला, ट्रांसजेट कंपनी पुलिस ने की 8वीं गिरफ्तारी। साल 2022 में हुआ था विवाद। और बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में किया गया विभाजित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। सीएम की घोषणा पूरी करने के लिए तय होगी समय, मुख्य सचिव ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र में सीएम घोषणा की। जो घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है या चल रही है उनकी जानकारी सीएम घोषणा पोर्टल पर अपलोड की जाए। जिन विभागों की ओर से अभी तक घोषणाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे गए, वहां विभाग प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करवाए। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कुल 132 घोषणा की, 46 घोषणाएं पूरी, 71 घोषणाओं पर चल रहा है कार्य, 15 घोषणाएं अपूर्ण। सीएम की घोषणाएं पूरी करने के लिए तय होगी समय सीमा। मुख्य सचिव ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र में सीएम घोषणा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। जो घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है या चल रही है उनकी जानकारी सीएम घोषणा पोर्टल पर अपलोड की जाए। जिन विभागों की ओर से अभी तक घोषणाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं, वे विभाग भी प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र से अतिशीघ्र उपलब्ध करवाए। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कुल 132 घोषणाएं की है, जिसमें से 46 घोषणाएं पूरी, 71 घोषणाओं पर चल रहा है कार्य। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, सीएम की घोषणाएं पूरी करने के लिए तय होगी समय सीमा, इसको लेकर मुख्य सचिव ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र में घोषणा की है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जन सहभागिता के जरिए किसी भी विकास की योजनाओं को वहां के स्थानीय जनता की मांग पर स्वीकृत करते हैं और उसकी घोषणा कर देते हैं, तो लिहाजा उसको शासनादेश में तब्दील होने में वक्त लगता था। इसके मद्देनजर राज्य के मुख्य नौकरशाह यानी चीफ सेक्रेटरी ने एक समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक में चंपावत विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र चंपावत पड़ता है, तो ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा अब तक की गई 132 घोषणाएं, उसका प्रगति रिपोर्ट सामने ली है। उस प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक 71 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है, यानी पाइपलाइन में है। उनमें से 46 घोषणाएं ऐसी हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, धरातल पर उतर चुकी हैं, जिनमें से 15 ऐसी हैं जिन घोषणाओं को रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं पूरे प्रदेश में की जा रही हैं, खासतौर चंपावत में जो की गई है, उसी को आधार बना करके सीएम घोषणा पोर्टल पर उनको अपडेट किया जाएगा कि जो घोषणा कितनी तारीख में हुई, उस घोषणा पे विभागवार काम क्या हुआ, ग्राउंड पर वो कब उतरी, उसकी पूरी डेडलाइन बना करके पोर्टल पर डाली जाएगी, ताकि आम जनता को भी, सरकार को भी ये पता रहे कि जिस की डिमांड जनता की तरफ से मुख्यमंत्री से की गई थी, सरकार से की गई थी, वो कितने तय समय में पूरी हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
उत्तराखंड में विगत कुछ दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। बड़ी बात तो यह है कि देर शाम से हेलन के पास में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के ठीक ऊपर से भारी चट्टान टूटने से यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सड़क मार्ग खोलने का काम पूरी तरह से चलता रहता है, लेकिन आज सुबह सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से खोल दिया गया। बता दें कि सैकड़ों की तादाद में वाहन दोनों तरफ फंसे रहे। स्थानीय लोगों से लेकर गिरती यात्रियों को इस दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि आजकल चार धाम की यात्रा चरम पर है। ऐसे में हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री यात्रा पर निकलते हुए ऐसे में अचानक से सड़क बाधित होने से तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हुआ यात्री परेशान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, सड़क मार्ग में सड़क टूटने से यात्रा बाधित हो रही है, चारधाम यात्राएं चल रही है उसको लेकर, और जो सड़क मार्ग में रुकावट पैदा कर दी है इसने, तो अब क्या कुछ कार्य वहां पर किया जा रहा है? क्या वहां से यात्रा के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चारधाम की यात्रा आजकल बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि भगवान बद्री विशाल जी के धाम कपाट खुल चुके हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस वक्त हजारों की तादाद में देश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थ यात्री नारायण धाम में मौजूद है। और बड़ी बात तो यह है कि देर शाम करीबन 2 बजे के आसपास हेलंग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी चट्टान टूटने से सड़क बाधित हो गई थी, जिसके चलते करीबन 12 घंटे के आसपास सड़क पूरी तरह से बाधित रही, जिसके चलते हजारों तीर्थ यात्री उस समय दोनों तरफ फंसे हुए देखे गए। हालांकि प्रशासन की टीम वहां पर जरूर मौजूद रही, लेकिन बात की जाए जिस तरह से लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी और बारिश हो रही है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में किस तरह का फिर सड़कों का हाल देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी फिर बताई गई है कि जिस तरह से पहाड़ों में फिर एक बार बर्फबारी और बारिश होने के जो आसार बने रहेंगे, ऐसे में फिर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा है। जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है नवीन वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हालांकि हेलंग के पास जो कल जो सड़क बाधित हुई थी, हालांकि पूरी तरह से सुचारू कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों के चाहे स्थानीय लोगों की बात की जाए, जो स्थानीय लोगों की वाहन भी फिर आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए फिर वहां पर फिर भी अभी भी कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं, क्योंकि पहाड़ियां जिस तरह से जहाँ एनएच लगातार सड़कों का निर्माण कार्य कर रही है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता पहाड़ियों के बीच क्या हो सकता है जी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है। जी नवीन, इसी के साथ मैं एक ये भी पूछना चाहूंगी कि जो यात्री करने वाले लोग हैं उनका क्या मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर रोक दिया गया है उनको वहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की अगर बात होती है तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे मात्र एक ही कहा जाता है, क्योंकि बाईपास सड़क अभी बना नहीं है। लेकिन बात की जाए तीर्थ यात्रियों घंटों तक फंसे रहे जाम में, जिस तरह से लगातार पहाड़ियां दरक रही थी, लगातार पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर नेशनल हाईवे पर गिर रहे थे, ऐसे में कई खतरे बने हुए थे। हालांकि अगर बात की जाए पहाड़ियां जिस तरह से लगातार गिर रही जगह जगह से, कई बार तीर्थ यात्रियों के जो वाहन है उन वाहनों पर काफी खरोच भी आई है, काफी नुकसान भी देखा गया है लगातार, क्योंकि पहाड़ियां जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में अभी भी खतरा टला नहीं है जी। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गवाह विवेक आर्य को पेश किया गया और एक अन्य गवाह भी पेश होना था, लेकिन पारिवारिक कारणों के कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सका। गवाह विवेक आर्य वनंतरा रिसोर्ट में कर्मचारी है। अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से नियुक्त वकील अजय पंत ने बताया है कि विवेक ने अपनी गवाही दी है, जिसमें उसने बताया है कि सौरभ भास्कर ने अंकिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था और रिसोर्ट के कमरे में अंकिता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसका अंकिता ने विरोध किया। यहां तक कि रिसोर्ट का संचालक पुलकित आर्य ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया। गवाह विवेक आर्य
कोर्ट में आया था और उसने अपनी गवाही में ये कहा कि अंकिता ने मुझे फ़ोन में यह बात बताई थी कि सौरभ भास्कर ने कोल्ड-ड्रिंक में मुझे शराब मिला के मंत्रा रिसोर्ट के कमरे में मेरे से बलात्कार करने का प्रयास किया। काशीपुर कोतवाली में एसपी काशीपुर अभय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नगर निगम के पूर्व पार्षद विपिन शर्मा के पुत्र करण शर्मा की तहरीर में कहा गया है कि करीब 5:15 पर उसके घर पर मोहल्ले का टेकचंद्र पुत्र अमरनाथ उसके घर आया और उसके पिता से बातचीत के दौरान प्लॉट के लेन देन से संबंध में झगड़ा किया, जिस पर बाद में विपिन शर्मा मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस की तरफ चले गए, जहां रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे टेकचंद ने अचानक उसके फावड़े से वार कर दिया। वहीं घटना का अंजाम देने के बाद हत्यारोपी टेकचंद ने काशीपुर कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि कुछ आपसी लेन देन का प्लाट को संबंध में विवाद था। उसी संबंध में कल जब ये चूंकि व्यक्ति बटाई पे काम करता है और ये खेत से आ रहा था, तो चेक के लेन देन को लेकर के दोनों लोगों में विवाद हुआ और ये अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया और जो इसके पास इसकी गाड़ी में फावड़ा था, उसी फावड़े से इसने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से जिससे कि वो वहाँ पे गिर गए और उनको काफ़ी गंभीर चोट आई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये व्यक्ति घटना के तुरंत बाद हमारे पास आ गया था, इन चीज़ों को वेरीफाई करके लेन देन की चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद इसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी तरीके से मृत व्यक्ति का साइन कराकर प्राधिकरण से नक्शा पास करवाकर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर निर्माणकर्ता ने एक परिजन के ही प्राधिकरण में इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त सचिव और नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया। प्राधिकरण की संयुक्त सचिव और नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि निर्माणकर्ता ने परिजनों के द्वारा यह शिकायत की गई थी। उक्त निर्माण में एक व्यक्ति का फर्जी साइन करवाकर नक्शा पास किया गया था। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय के निर्देश के बाद अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। नक्शा रियाज हुसैन ने पास कराया, जिनमें उन्होंने अपने भाई जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके वो नक्शा पास कराया था, जिसके क्रम में कल सचिव प्राधिकरण ने सुनवाई करते हुए उस नक्शे को निरस्त कर दिया। साथ ही उसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए थे, जिसके क्रम में आज इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। और इस तरीके से गलत तथ्य के आधार पर जो नक्शा अपलोड किया था, उसके क्रम में आर्किटेक्ट को भी नोटिस दिया जा रहा है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी, कोई भी गलत तथ्य अगर पेश करके किस तरीके से नक्शा इस तरीके से पास कराता है तो उनमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। का जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। इस योजना से चालू हुए 10 दिन ही हुए और हमने हमारा जो टारगेट है कर दिए गए। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी लंबी वायरस जो आया था, उसके बाद में जो है ना इसको लंबी वायरस जो आया था उसके अंदर जो नेशनल क्लाइमेट उसको घोषित नहीं किया था, राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित किया जाता है। उसके अंदर हर पशुपालकों को जो है ना लाभ कितने लंबी में यहाँ कितने कैजुअलिटी ध्यान है कि आप लोगों को आपने एक संवेदनशील योजना का है ना, योजना की प्रकार करेगी। इसके अंदर है ना 2,000 रुपए को आप है ना 40,000 प्रति बच्चों को 40,000 रुपए का इंश्योरेंस करवा सकते, जिसके थ्रू अगर 2 का है उनको 80,000 रुपए का है ना लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो अन्नपूर्णा आपकी जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है
जिनको देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना सीएम गहलोत चलाते हैं तो धरातल को फीडबैक देते हैं, एक गंभीरता से ये देख तमाम एक जो लाभार्थी है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिनको सीएम गहलोत जो गारंटी पत्र और जो स्थानीय प्रशासन शहरों के अभियान जो है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां हल्द्वानी से एसओजी और पुलिस की टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पुलिस को उसके कब्जे से 58 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। पकड़ा गया तस्कर बरेली जिले के बेहड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि लंबे समय से यूपी में स्मैक लगाकर पहाड़ों में सप्लाई करता था। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द स्मैक के बड़े सप्लायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की संयुक्त टीम ने 68 ग्राम स्मैक बरामद करी है। हसीब नामक व्यक्ति है, जो कि बहेड़ी तहसील के मानपुर गांव का है, जनपद बरेली का। यहीं पे रह के पुरानी धान मिल रोड में एलईडी असेंबली का काम करता है। गुड्डू, इसके गांव का गुड्डू नामक व्यक्ति है। उसने इसको बताया कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो उसी के आइडिया पे रह के गुड्डू से ही एक स्मैक लेके आया है, जो कल ये वितरित नहीं कर पाया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि गुड्डू कहाँ से लेके आ रहा है, गुड्डू कौन है, गुड्डू खुद बना रहा है या किससे लेके आ रहा है, और कोशिश करेंगे पूरा इसका नेक्सस तोड़ने की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर गन्ना खरीद मूल्य, चीनी मिल का बकाया और बेमौसम बरसात में दागे हुए गेहूं को खरीदने समेत विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत ने हाल ही में सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा सड़क पर युवक की पिटाई के मामले में कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में बंद करा दो, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। इस घटना से पूरा राज्य आहत है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़कों पर है और पीड़ित के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और सत्ता, यदि आपसे भूल हुई, आपने गलती की है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आप सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। सारा राज्य आहत महसूस कर रहा है। ये गंभीर घटना है, ये गंभीर घटना है, और इस मामले को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर है और इस मुद्दे को कांग्रेस बहुत शिद्दत से उठा रही है। देश भर में समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह के खिलाफ विरोध के स्वर लगातार सुनने को मिल रहे हैं और इसी का असर लक्सर की जमीन पर भी देखा जा सकता है। दरअसल लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार के मुताबिक समलैंगिकता के मुद्दे को लेकर उनके विचार मांगे गए थे, जिसके बाद उनके द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिए जाने से
असहमति जाहिर की जा रही है। उनके मुताबिक इस कारण भारतीय संस्कृति के विरुद्ध करार देकर इसे दुष्प्रभाव फैलाने की बात कही गई है। लैंगिकता का मामला है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी संबंध में हमारे से विचार मांगे गए थे। इसमें हमने एक मीटिंग बुलाई थी अधिवक्ताओं की, उसमें सबने यही मत रखा है कि ये मामला है समलैंगिकता वाला, ये हमारे मतलब संस्कृति के विरुद्ध में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इसे नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि हमारे इससे समाज में है, इसमें समाज में दुष्प्रभाव फैलेगा और ये सही नहीं है। एसोसिएशन लक्सर के द्वारा एक ज्ञापन जो महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सरकार को संबोधित है आज दिया गया है। इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता से संबंधित वाद चल रहा है उसका समर्थन न करने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को नियमानुसार सक्षम स्तर पर उचित माध्यम से प्रेषित किया जाए। लक्सर में प्रधानमंत्री आवास योजना की आरटीआई के जरिए एक तथाकथित पत्रकार ने सूचना इकट्ठा करके एक युवक से 1 लाख रुपए की मांग करने वाले इस्माइलपुर गांव निवासी रामगोपाल सैनी के विरुद्ध अपर मुख्यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही आरोपी रामगोपाल सैनी ने लक्सर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार को सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर बदनाम करने की धमकी दी गई थी और पत्रकार से ही उसके प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त सब्सिडी से 1 लाख रुपए की रकम भी मांगी गई थी। रकम नहीं देने पर आरोपी रामगोपाल सैनी ने एक कथित संगठन का सहारा लेकर सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की नीयत से भ्रामक प्रचार प्रसार भी किया गया। हमारे लक्सर के एक पत्रकार अमित गिरी से 18,000 रुपए 500 लिए ब्लैकमेल करके लिए, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की, फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उससे 1 लाख की मांग करना शुरू कर दी। 30 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए की मांग की पत्रकार से, उसका मैंने मान्य न्यायालय में मुकदमा दायर किया यहाँ और अदालत ने उसको ये मानते हुए कि ये अवैध अपराधी है, ये बार बार एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, डराता है, धमकाता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी में इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके एनडीडब्ल्यू जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, निसंदेह सुनिश्चित गिरफ्तारी है इसकी। खोखा फल यूनियन के अध्यक्ष नीरू ने खोखा फल व्यापारियों के साथ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नीरू गुप्ता ने बताया कि सितारगंज के व्यापारियों के लिए एक वेंडर जोन बनाया जा रहा है, जो कि सितारगंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है और ये व्यापारियों के हित में नहीं है, क्योंकि ग्राहक सितारगंज से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके नहीं जा पाएगा और इसी की वजह से हमारे व्यापार ठप हो जाएंगे। शहर में 4 किलोमीटर की दूरी पर वेंडर जोन बनाने को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने अपनी मांगे रखी, वेंडर जोन शहर के मध्य में बनाया जाए और वहीं इसी को लेकर उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा है कि खोखा फंड वालों की समस्याओं को देखते हुए ही वेंडर जोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और शहर में सरकारी पटरी, सरकारी स्थान पर बैठे व्यापारियों को बताया गया कि आप सरकारी जगह खाली कर दे। ऊपर से आदेश है कि सरकारी जगह अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए। हमारा प्रयास यही है कि शहर में अतिक्रमण ना हो और सरकारी जो ऑफिसेज हैं और सरकारी जो जमीनें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई चल रही है। हम कोशिश करेंगे जो वेंडिंग जोन है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इसके संबंध में मैंने जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर है उसका दौरा भी किया था उस जमीन का और नगर पालिका को निर्देशित किया है कि वो जल्दी से हम समस्त व्यापारी आज पूरे शहर के हैं, मीनाजार के हैं, नुकली चौराहे के हैं, मेन मार्केट के हैं, सभी व्यापारी वेंडर जोन का विरोध कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति ये, जब तक वेंडर जोन शहर के मध्य में ना बनाया जाए तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। एसडी महोदय द्वारा जो हमें जो आदेश दिया गया है, अभी उन्होंने भी संतुष्टि दी है कि हम आपकी मांगों को स्वीकार कर रहे हैं और इसको कार्रवाई के लिए अभी ईओ महोदय को कहा गया है और वार्ता चेयरमैन साहब से करने के लिए भी कहा गया है। बीती 29 मई को 2022 को थाना रुद्रपुर में हुई फायरिंग और मारपीट प्रकरण में ट्रांजिट कंपनी
कैंप पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पूर्व में हुई रात गिरफ्तारी के बाद गत दिवस ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 8वीं गिरफ्तारी की है। मामला का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 29 मई 2022 को वादी शानू ने रुद्रपुर थाने में तहरीर देकर बताया है कि वह अपने भतीजे मोहित, जो धनवंतरी अस्पताल फूलसुंगी में भर्ती है, उसके खाना देने आया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी लड़की को लेकर हुए विवाद के चलते शिवम ने सूरज मिस्त्री से गत दिवस गाली गलौज की थी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। शानू पर गोली चला दी, जो उसकी गर्दन को छूते हुए निकल गई। आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और इसी का एक जो है प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक दुरुस्त नमूना जो है ट्रांजिट कैंप पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें एक बलवा हुआ था यहाँ पर 2022 में, जिसमें लगभग 8 लोग जो हैं वो शामिल थे। और इस बलवे में एक अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी शेष थी। इससे पूर्व 7 अभियुक्त पूर्व में इसी प्रकरण में हम उनको अरेस्ट कर चुके हैं और उनसे 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। और साथ में एक इसमें जो अभियुक्त था वो लंबे समय से फरार चल रहा था और हम लगातार इसको चेस कर रहे थे। ये अपने ठिकाने बदल रहा था, अपना नंबर भी ये चेंज कर रहा था बीच में, और बहुत ही शातिर अपराधी है। और इसने यहाँ से जाने के बाद, इस मुकदमे को अंजाम देने के बाद, इसने एक बड़ी चोरी की घटना भी की हरियाणा में, जिसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है हरियाणा पुलिस। और इस अभियुक्त को हम लोगों ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर बदला मौसम। निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से बंद मार्ग खुला। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस टीम ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी में मादक पदार्थ लगाकर करता था सप्लाई। काशीपुर में पप्पी हत्याकांड का खुलासा। आरोपी ने कोतवाली में किया आत्मसमर्पण। मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। रुद्रपुर में हुई फायरिंग और मारपीट का मामला। ट्रांजिट कैंप पुलिस की 8वीं गिरफ्तारी। साल 2022 में हुआ था विवाद। और बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में किया गया विभाजित। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।